हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आपका अपना परिवार अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। कैसे हैं आप सभी? और बच्चों, मैं आपको बता दूं, अब मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। शायद मुझे अब छुट्टी लेनी ही पड़ेगी 1-2 दिन की। तो मैं ये नहीं चाहता कि पढ़ाऊं और फिर मन से नहीं पढ़ाऊं, कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो 1-2 दिन की अब मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। मैं बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ट्राई कर सका हूँ कि पढ़ा सकूँ, लेकिन आज आँसू आ गए आँख से। अब पढ़ाते-पढ़ाते इतना तेज़ पेन हुआ, क्योंकि यार ये स्टोन का पेन होता ही ऐसा है। एक तो अचानक से उठता है, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अचानक से उठेगा, एकदम उठ जाएगा। तो मैं 1-2 दिन में आपको शायद क्लास लेके सैटरडे संडे, और देखते हैं फिर किसी हॉस्पिटल में बात करके। अभी तो पहले पढ़ लीजिएगा। आपको आज चेहरे से ही लग रहा होगा कि बंदा सोया ही नहीं है पूरी रात। मैं सुबह बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो ना बड़ा परेशान करके रख दिया मुझे यार इसने। कोई बात नहीं। तो बच्चों, आज भी फिर से हम जब तक कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले कल हम कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, बताओगे जरा एक बार? कल किस क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंचे थे बच्चों? रचना, कल कौन से क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे थे? कल आप में से मात्र 11 बच्चों ने फीडबैक दिया था। क्या आ रहा है बच्चों ने मात्र? आप यहाँ हजारों की तादाद में पढ़ते हैं, और 35 क्वेश्चन हो चुके थे शायद, निकिता ने बताया। ओके, 34। ओके, आ जाओ बच्चा इस पर जरा। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? भाई हरीश, आपका गुस्सा जायज है, मैं आपकी बात की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? किस बात के लिए इतना गुस्सा दिखा रहे हो आप? आपकी अगर क्लास ना चल रही हो तो आप गुस्सा दिखाएं, अच्छी बात है। अरे अगर आपको नहीं पढ़ना, आप 2 दिन बाद पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना गुस्सा किस बात के लिए है? कम से कम आपकी क्लास तो चल रही, छुट्टी तो नहीं हुई है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले छिपी बेरोजगारी से मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको छिपी बेरोजगारी की बात करूं, तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं छिपी बेरोजगारी होती क्या है। पहले आप ये बताइएगा। देखो, बेरोजगार व्यक्तियों से छिपी बेरोजगारी का मतलब कुछ नहीं है। गृहिणियों की बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है बच्चों। 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति, कोई मतलब नहीं है। इस सवाल का आंसर आ जाएगा डी। इस सवाल का आंसर आ जाएगा डी। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि छिपी बेरोजगारी कहां दिखाई देती है? छिपी बेरोजगारी हमें कहां देखने के लिए मिलेगी, बता सकते हो? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? छिपी बेरोजगारी हमें कहां देखने के लिए मिलेगी अनीता, संतोष, रंजना? छिपी बेरोजगारी हमें कहां देखने के लिए मिलेगी? मोहम्मद मिजान, जरा बताइएगा, छिपी बेरोजगारी हमें कहां देखने के लिए मिलेगी? तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा सर एग्रीकल्चर। हमें जो ये देखने के लिए मिलेगी बेटा, कृषि में देखने के लिए मिलेगी। कृषि में बेटा लगे होते हैं व्यक्ति 10, अगर 20 भी लग जाए तो भी इतनी खेती है, 15 लग जाए तो भी इतनी खेती होनी है। और आपको लगता है सारे लोग काम कर रहे हैं, जबकि काम तो वास्तव में एक व्यक्ति कर रहा होता है ना? और हमें लगता है भाई सब लोग काम कर रहे हैं खेत में। चलो अगला टॉपिक देखिए। अगला है आपकी स्क्रीन पर, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो आपका एसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? नहीं हरीश जी, आपकी तो मैं खैर आज ये नहीं, शिकायत नहीं मानूंगा आपकी इस बात को। आपकी बात सही है अपनी जगह, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना? बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने घर पे बैठे हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों
ऐसा कोई शब्द मत बोलना जिसे बोलने के बाद आपको सिर्फ पछतावा मिले और कुछ ना मिले, है ना। क्योंकि बच्चों आपको बता दूं, इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा चालू मासिक स्तर। अगला देखो, पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? अरे हरीश, आपकी क्लास तो मैं ले रहा हूं ना, पढ़ा क्यों रहे हो? पहले कुछ भी बोलो फिर वहीं पे आ जाओ अपना नॉर्मल। अदोती यार, इंसानियत है ही नहीं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951-52 में शुरू की गई थी, लेकिन सही आंसर आता है 1951 से लेकर 1956 तक रही थी, और इसका टारगेट था एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। एग्रीकल्चर को डेवलप करना बच्चों, इनका टारगेट सिर्फ ये था। ठीक है, आइएगा जरा अगला देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? कोई बात नहीं हरीश, यू आर सो वेरी इंटेलिजेंट। अभी जरा इस सवाल का जवाब दो। हरीश भाई जरा जवाब दो इस सवाल का। भारत में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया मिजान भाई, मेरी क्लास में मिजान बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया। रंजना गुप्ता, निकिता, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं सही आंसर आ जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। क्या आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, मेरे प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में। कब की थी बच्चों? 1939 में की थी। 1940 आपका गलत है, आप कह दो 1938 भी गलत है बच्चों, 1939। अगला देखिए, योजना अवकाश की अवधि क्या थी भारत में पहली बार? जो पढ़ा चुका हूं उसका तो रिवीजन कम से कम कर लो। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो आप लोग बताओगे 3 बार रहा है। पहली बार 1966 से लेकर 1969 तक, दूसरी बार 1970 से लेकर 1980 तक, 1978 से लेकर 1980 तक, और तीसरी बार 1990 से लेकर 1992 तक। ये आपको याद रखना होगा। कुल मिलाकर 3 साल यहां, 2 साल यहां और 2 साल यहां, 3 और 2 5 और 2 7, है ना भैया। तो 7 साल के लिए भारत में प्लानिंग हॉलीडे रहा है। चलिए, अच्छा, ये जो हमने पंचवर्षीय योजना बनती है इसे किस देश के संविधान से लिया है? पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया है? नहीं बताओगे? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना को रसिया से लिया गया है। कहां से? रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? सर जी पहले हम लोगों ने बढ़ाई कृषि। क्या बढ़ाई? पहली में हमने बढ़ाई कृषि, और अगर हम दूसरे की बात, सॉरी दूसरी नहीं 10वीं पूछ रहा हूँ, सोचिए हम दूसरी पढ़ रहे थे भाई। पहली में तो बढ़ाया हमने कृषि को, अगर दूसरी होती तो हम लोग कहते यहाँ पे उद्योगों को बढ़ाया, इंडस्ट्री को बढ़ाया, लेकिन उसने तो 10वीं पूछी है डायरेक्ट। तो 10वीं में हमने बढ़ाया था बेटा किसको? कम्युनिकेशन को, संचार को। हमने किसको बढ़ाया था भैया? कम्युनिकेशन को। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की गई थी? बोलो भैया। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क। अगला देखो, बीज सूत्रीय, अब ये बीज नहीं है 20 होगा बेटा, ये
20 सूत्रीय कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? ये 20 होगा यहाँ पे। इसे कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों आप कहोगे सर इसे शुरू किया गया था 1975 में। अगला देखो, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? तबीयत खराब तो होती है थोड़ी, एक होती है बहुत ज्यादा, तो आज बहुत ज्यादा खराब है। चलिए, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है बच्चों? हाँ, आज जोश में इसीलिए नहीं हूं, आज जोश खत्म हो चुका है यार। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य होता है? तो कोर सेक्टर से तात्पर्य होता है बेटा चयनित आधारभूत उद्योग। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। और अगर मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो इसका योगदान कितना था? तो लगभग 9%। अगला देखो, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? थ्योरी बेटा कल मिलेगी रेसर, कल। बारहवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 2012 से लेकर 2017 तक। 2012 से लेकर नहीं, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास चलेगी, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पे गया था ना, इसलिए आपकी क्लास चलेगी। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपको बताना है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है बच्चों। बच्चों एक सवाल बताओ जरा, सबसे पहले मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? जवाब दिया जाए। मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों आप कहोगे सर 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। आप जानते हो 10 दिसंबर के दिन एक और बड़ा काम होता है। क्या काम होता है बच्चों? मोहम्मद मिजान, मंजू, रचना गुप्ता, रचना भाटी, अनीता मीना, 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ा काम होता है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उस समय रमनदीप को, नोबेल प्राइज। बहुत बढ़िया, 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ये भी याद रखना। जबकि नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा कर दी जाती है वो कब कर दी जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं नोबेल प्राइज की घोषणा, नोबेल प्राइज की घोषणा कब की जाती है बच्चों? तो आप लोग कहेंगे सर नोबेल प्राइज की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है अक्टूबर महीने में। लेकिन इसकी क्या कोई डेट निश्चित है बच्चों? क्या अक्टूबर महीने की कोई डेट निश्चित है जिस डेट को दिए जाते हैं? तो बेटा आपको मैं बता दूं, इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन ये जब भी ज्यादातर होता है 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में हो जाता है। इस बार तो 3 तारीख को ही घोषणा हो गई थी, 15 तारीख तक ये कभी भी हो जाता है, लेकिन कोई इसकी डेट नहीं है। लेकिन जब ये दिए जाते हैं और इसके तहत बेटा कितने रुपए की, मतलब रुपए कितने दिए जाते हैं पता है कुछ? इसके तहत रुपए कितने दिए जाते हैं आपको बेटा? इसके तहत कभी रुपयों की संख्या काउंटिंग फिक्स नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। 7.5 करोड़ से और 8 करोड़ के बीच में, ध्यान रखना, 7 से 8 करोड़ के बीच में। मान लो अगर किसी को एक बार मिल गया तो बस बात खत्म। अब 2023 में किस किस को मिला है तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, उसे देख लेना। अगला देखो भैया, ये दिया जाता है आपका किसके? यूएनडीपी के द्वारा। अगला देखो, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी शब्द में निम्नलिखित में से किस माध्यम में अनुपात है? जरा बताइएगा बच्चों। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में क्या फर्क होता है? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों। एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, एक होता है मुद्रा संकुचन। इनों में अंतर बता सकता है कोई बच्चा? भाई मैंने आपसे पूछा है ये मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रा संकुचन क्या होती है? देखो शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, मुद्रास्फीति पैसा ज्यादा,
पैसा ज्यादा, मुद्रा संकुचन पैसा कम, यहां पे पैसा ज्यादा हो गया, यहां पे पैसा कम हो गया। बात क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे पैसे की जो मार्केट होती है, अगर यहां मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट तेज हो जाती है, यहां मार्केट की बात करूं तो मार्केट मंदी हो जाती है। बस एक बात ध्यान रखना कि यहां पर वैल्यू जो होती है ना, रुपए की वैल्यू, जो यहां पर वैल्यू होती है वो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, यहां पर रुपए की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। आपको ये चार्ट समझ में आया नहीं आया? आपको ये चार्ट समझ में आया बच्चों, नहीं आया? बहुत बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, बहुत बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूं, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है ना, तो वो मार्केट में जाके उनका बात करने का तरीका बदल जाता है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो पता क्या बोलते हैं, हाँ भाई 5 किलो आलू गिर दे जरा गाड़ी में। और जब तुम्हारे पास पैसे कम है तब बोलते भाई साहब आलू कितने रुपए किलो हैं। तो पैसा तुम्हारी आवाज को भी चेंज कर देता है, पैसा तुम्हारे रहने का और बोलने का तरीका भी बदल देता है। बोलो यस या नो। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम सबको भैया जी बोल रहे हो, और तुम पे कल पैसा आ गया तो बच्चों ध्यान रखना तुम्हारा रूप एकदम सामने आ जाएगा दूसरा। आज तुम यहाँ पढ़ रहे हो, कल को मान लो तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए आ गए ना, तो कल तुम पढ़ोगे नहीं। अरे छोड़ो, कौन पढ़ाई वढ़ाई करेगा, गुरुजी तो पढ़ाते ही रहते हैं, फ्री है वो तो बच्चों जब पैसा ज्यादा होता है लोग पैसे की वैल्यू भूल जाते हैं, समझ रहे हो ना। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो पैसे की वैल्यू भूल जाता है, मंजू सच बात है ये। और जिसके पास पैसा, जैसे मान लो मैं हूं, मेरी जेब में आज पर्स ही नहीं है, हकीकत में बच्चों देख लो, पता नहीं कहाँ रह गया, शायद घर रह गया है मुझे लग रहा है। मान लो अगर पर्स होता तो मेरे पर्स में अगर 300 रुपए है तो मैं सोच के उठाऊंगा यार आज 300 रुपए तो इनका कुछ खाऊं या ना खाऊं। और मान लो मेरी जेब में 3 लाख रुपए है तो मैं कहूंगा चलो ठीक है 200 का ये दो, 300 का वो दो, 400 का वो दो। मतलब जब पैसा ज्यादा होता है ना लोगों के पास में, तो भैया पैसे की वैल्यू भूल जाते हैं। मार्केट इस समय, मार्केट वाले फायदा उठा लेते हैं। आपके पागलपन का फायदा किसने उठाया? मार्केट वाले ने। बात सही है गलत है बच्चों रचना? बात सही है गलत है? मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, भाई हमारे पास इतना पैसा होता ही कहां से? हमारे यहाँ तो गन्ना गिरता है, आलू आलू बिकते हैं, उसके बाद पैसा आता है, तब देखते हैं कि नहीं होने का। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन बोलने में दर्द हो रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं तेज। अगला देखिए, तो भैया आंसर आ जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। अगला देखो, इनमें से कौन सा एक कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के लिए सत्य है? फैक्टर कॉस्ट पर जीडी के लिए सत्य है। देखो इसने फॉर्मूला अब तुम्हें याद कराने की कोशिश में करूंगा, वैसे ऐसे याद होगा नहीं, फॉर्मूला तो तुम्हें मैं ही याद कराऊंगा तभी तुम्हें जाके याद होगा। अगला देखो, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? अब बच्चों तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, लेकिन इसे मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं। आप कहोगे सर जी समझा दो, ये समझ में नहीं आया, वो भी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, ये भी समझ, पहले तुम जरा इसका आंसर दो फिर मैं बताऊंगा इसका कैसे से समझेंगे। थोड़ा सा दर्द पीड़ा की वजह से नहीं बोल पा रहा हूं तेज। कल या तो थ्योरी होगी या फिर क्लास बंद होगी, ध्यान रखना, या तो कल से थ्योरी होगी या क्लास बंद होगी। बच्चों उसे कहा जाता क्या सर जी? उसे बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। सर ये है क्या? अब जरा इसे बताइएगा। इसे मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूं जीएनपी, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं बच्चों, जीएनपी बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों ध्यान से सुनो, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस प्लस भारतीय, ऐसे नहीं समझोगे तो यहां समझा रहा हूं, यहां समझाता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया धन।
विदेशों में कमाया गया धन माइनस, बच्चों ध्यान से सुनो, आराम से सुनना, मैंने बोला अभी आपसे जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया धन माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया धन, भारत में कमाया गया धन। अब ये आप समझ रहे हो, एक फॉर्मूला बन गया पूरा, ये एक पूरा फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये एक पूरा फॉर्मूला बन गया बच्चों। भाई फॉर्मूला बना नहीं बना, अगर मैं आपसे कहूं, देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, भाई भारतीय लोगों ने, मान लो पूरे देश में, हमारे देश में जो अगर मैं निकाल रहा हूं जीएनपी, तो मैं जीएनपी निकालने के लिए क्या करूंगा, हमने कमाई बेटा, वास्तव में हमारे देश में जो इनकम हुई वो हुई 2000 रुपए की। कितनी हुई? 2000 रुपए की। और बच्चों जब 2000 रुपए की हमने कमाई करी, हमारे जो भारतीय लोग हैं विदेश से कमा के लेके आए 300 रुपए, है ना, 300 रुपए। लेकिन जो विदेश के लोग भारत में रह रहे 200 रुपए वो भारत से कमा कर ले गए। जब वो 200 रुपए भारत से कमा कर ले गए, तो ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट 2300, 2300, तो बेटा 2300 माइनस 200, अब आपका क्या निकल कर आएगा, अब आपकी जो जीएनपी निकल कर आएगी वो आएगी 2100 निकल कर। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जीएनपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज हुआ। आप समझे नहीं समझे कि जीएनपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज हुआ? समझ में आया कुछ बात? ये नहीं आई? अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा। अब इस सवाल को पढ़िएगा तब मजा आएगा आपको बच्चों। बताओ, अब इस सवाल को अब तुम्हें पढ़ने में मजा आया होगा, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला तो थ्योरी था, लेकिन क्या करूं बच्चों, मजबूर हूं थोड़ा सा वक्त से। आज सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? तो बेटा जीएनपी कहलाता है। तो जीएनपी को बराबर कर देना किसके? जीडीपी बराबर, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा एक मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड शायद आ गए हैं। बेटा आपके जीडी के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, सारे एग्जाम आपके लाइनअप है। अगला चलिएगा, राष्ट्रीय आय मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? राष्ट्रीय आय मापने के लिए सबसे उपयुक्त, सर जी करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो बेटा करंट अफेयर 1 साल की मैं देने वाला हूं बच्चों, फ्री। आपका भाई 1 साल की करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री देगा 2-4 दिन में बस। आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? आंसर पहले कैसा आ गया भाई? है, चलो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, हटाओ जरा इस सवाल को, हटाओ, तुम्हें समझ में भी नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूं जरा, देखो, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती, वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? बच्चों ध्यान से सुनना, आप लोगों ने मान लो अगर 100 रुपए कमाए, आराम से सुनना, अगर आप लोगों ने 100 रुपए कमाए तो तुम लोगों ने कितने रुपए बाहर से कमाए,
मान लो तुमने बाहर से कमाए 20 रुपए, 120 हो गए। तुमने खर्च कितने का कर दिया? खर्च कर दिया 10 का। तो 100 और 20 120, और 10 निकाले इसमें से 110, तो तुम्हारी बचत हुई 110 रुपए की। कितने हुए? 110 की। तो इसका मतलब ये जो सरल अर्थव्यवस्था है, जहां सरकार बाह्य व्यापार और बचत नहीं करती है, तो उसके लिए गणना की जाती है। बच्चों ध्यान रखना, इन सबको मिलाकर गणना की जाती है। अगला देखो, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? राम राम भैया, राम राम। बोलो भैया। नहीं बेटा, दिल्ली एमटीएस अभी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बेटा, अर्थव्यवस्था से मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। जैसे मान लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इस देश की सीमा के अंदर आपने क्या कमाया, और देश के बाहर आपने क्या कमाया, और इस देश में विदेशों ने कहा क्या कमाया, वो निकल जाएगा, ये ऐड हो जाएगा बच्चों, आपके पूरे देश की अर्थव्यवस्था का पता चल जाएगा। अगला देखो, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? Who is the called of the father of the modern economy? तो भैया ये कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। देखिए आपको मैं बता दूं, अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ध्यान रखना, किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो। जबकि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार तो 1913 में मिल चुका है, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगला देखो भैया, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे आपकी ना तो किसी प्रकार का एक्सपोर्ट होगा, ना किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट होगा, यानी कि लेन देन सब कुछ बंद होता है। अगर मैं देखूं तो बच्चों, यहां पर किसी प्रकार का ना तो एक्सपोर्ट है, ना ही आपका इंपोर्ट है। ये क्या होता है बच्चों? ये एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है। ना ही एक्सपोर्ट होता है और ना ही आपका कोई इंपोर्ट होता है बच्चों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। बात क्लियर होगी बच्चों? किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे बता जरूर दीजिएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? whose statement is that economy is this in the science of money? बताओ भैया, ये किसने कहा है? तो सर ये कहा था किसने? ये कहा था आपका एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? जब आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो बच्चों यहां पर क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होती है। यहां पर क्या होता है? देखिए हमारे भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की अर्थव्यवस्था बताओ, भारत की अर्थव्यवस्था बताओ, तो बेटा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है आप ये बताओ जरा। तो आपका आंसर आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था है सर जी मिक्स। इस मिक्स का मतलब क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है बच्चों? भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स है, इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। ये आती है अब कि क्या बेटा, आपकी
मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हो। लेकिन भैया अगर बात कर रहा पूंजीवादी की, तो यहां पर गवर्नमेंट लोगों की वैल्यू थोड़ी कम और प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होती है, याद रखिएगा। बात क्लियर हो गई भैया? निजी एवं सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, या प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, बात तो फिर भी एक है यार, बात तो फिर भी एक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भाई कृषि की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता, पहले दो तो ठीक लिख रहे हैं गुरुवर, देखा जाए तो भैया बी आंसर आ गया, केवल 1 2 3। उद्योग सबसे ज्यादा कहां है बेटा? आपको मैं बता दूं, 1 2 तो बिल्कुल भी ठीक ना होगा, क्योंकि उद्योग तो सबसे ज्यादा ब्रिटेन में है, कोई बात ही नहीं बन रही है बच्चों। 1 3 और 4, 1 3 और 4, 1 3 और 4, ये रहा। उद्योगों की प्रधानता नहीं है बेटा हमारे यहां पर। अगला लास्ट सवाल देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है बच्चों? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की मैं बात करता हूं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या है। बच्चे आपकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, उसका कारण क्या है आई डोंट नो। कई बार हमारा रूटीन खराब हो जाता है बच्चों, सुबह 5 बजे उठना, रात को 2 बजे सोना, रूटीन खराब हो जाता है खाने का, और कई सारी चीज़ें हैं, तो उससे लंग्स इन्फेक्शन हो गया है और स्टोन है ही है। तो अब क्या होगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं अभी 15 तारीख तक तो कहीं जा नहीं सकता जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को मैं ये बात बता जरूर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है भैया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये रहा। अगला सवाल देखिए, सवाल हो गए खत्म भैया। अब आज का सवाल हम खत्म करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला था वो भी आपको बता दूं। मैं थ्योरी लेकर आया था, कभी आपको लग रहा हो कि गुरुजी थ्योरी लेकर नहीं आए थे, मैं आज थ्योरी ही लेकर आया था आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी सिचुएशन होगी मुझे सोचा नहीं था। नेशनल इनकम की जब आप लोग बात करोगे क्या डेफिनेशन होगी, क्या नेशनल इनकम की हिस्ट्री होती है, पहली बार किसने नेशनल इनकम पर काम किया था, मैं ये सारी बातें आज आपको कराने वाला था। बहुत अच्छी पीपीटी बनवा के लाया था आज। लेकिन बच्चों मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कह कुछ नहीं सकते। जब हम अपने देश की बात करते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है उस संस्था का नाम है CSO। क्या नाम है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या ऑफिस बाद में आप कह सकते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस आप बोल सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आजादी के बाद की गई थी, और कब? 1951 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहां पर है सर? नई दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है बच्चों। लेकिन भारत में जो सबसे पहले नेशनल इनकम पर काम किया था वो किसने किया था? ये देखो जरा एक बार, अगर सवाल आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे साथियों कि भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम पर जो काम किया था वो किसने किया था, तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा बेटा? ये देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का जो मापन है 67-68 के अनुसार सबसे पहला जो काम किया था वो दादाभाई नौरोजी ने किया था। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, दादाभाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था बच्चों? इनकी एक किताब थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर मैं दादाभाई नौरोजी के बारे में देखूं तो बच्चों इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के व्योवृत पुरुष, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं बच्चों, इन्हें भारत के व्योवृत पुरुष कहा जाता है। पहला पॉइंट, इनसे 3 पॉइंट लिख लेना जो जो जरूरी है बच्चों। दूसरा पॉइंट इन्होंने एक और दिया था, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी, धन के अपवाह का सिद्धांत, धन के अपवाह का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। क्लियर होगी? चौथा देख लो बच्चों,
धन के अपवाह का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और आप किसकी बात कर रहे हो भैया? आप किसकी बात कर रहे हो दोस्त? लोकेश, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो 600 साल के थे क्या? लॉजिक इलॉजिकल वाले मुझे उम्मीद नहीं थी लोकेश आप भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो। चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, इनसे कई सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, उन्हें देख लीजिएगा। ये 3 बार 3 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बात ध्यान रखना, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इनके बारे में कई सारे पॉइंट है, वो सारे लिखूंगा मैं आज। पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जो विदेशी संसद में एमपी बने हों। ये पहले भारतीय हैं जो विदेशी संसद में क्या बने हों? एमपी बने हों। बेटा एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्होंने एक सभा बनाई थी, इनकी एक असेंबली थी, एक सभा बनाई थी इन्होंने, जिसका नाम था रहनुमाई मजदयासन। रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की थी। सारे पॉइंट लिख लो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे पॉइंट लिखो। और अगर आपसे कोई पूछता हो सर एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एमपी की फुल फॉर्म होती है बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सारे पॉइंट लिख लो बच्चों, सारे A to Z, क्योंकि पीडीएफ में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। ये जो पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं ये पीडीएफ में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये आपको हाथ से ही लिखने पड़ेंगे बच्चों, इन्हें लिख लीजिएगा। और ये सारे पॉइंट एक बार फिर से बोल देता हूं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बूढ़ा पुरुष, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी यानी कि धन के अपवाह का सिद्धांत, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और बच्चों इसके बाद पहले भारतीय जो विदेशी संसद में एमपी बने हो, इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना करी। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी किताब थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो बच्चों। हो गया भैया? तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन सी चल रही है और आप लोगों को तो पता ही, आपके सामने हूं, आपको दिख भी रहा होगा कैसी हालत है। कल से या तो क्लास चलेगी नहीं, और चलेगी तो थ्योरी होगी, चाहे दर्द हो पीड़ा हो कुछ भी हो, है ना। तो बच्चों मुझे माफ कीजिएगा, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा। बाकी आपकी जो क्लास होगी फीडबैक देके जाया करो यार, आप लोग फीडबैक देके नहीं जाते हो, ये आपको पता, कितनी बार बोल चुका हूँ फीडबैक दिया करो दिया करो दिया करो, लेकिन आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, ठीक है बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। और रमनदीप, वरुण, मोहम्मद मिजान, रुपेश, वरुण कुमार, मंजू, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक देके जरूर जाइएगा। आप सबके फीडबैक का मैं वेट करूंगा कि आपने फीडबैक में क्या लिखा था। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं अनीता, खुश रहो मस्त रहो, हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। जय हो श्याम बाबा की, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।